फिर आता है कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स जो कि पेपर में आते हैं और इनको याद करना भी जरूरी है। सबसे पहला तो वही था कि 2 न्यू डोमिनेंस बन गई मेरी स्टेट की, वर टू एमर्ज फ्रॉम इंडियन एम्पायर, पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये तो हमें पता ही है। अपॉइंटेड डेट भी हमें पता है, 15 अगस्त 1947 वाज डिक्लेयर्ड एज अपॉइंटेड डेट फॉर द पार्टीशन, कि 15 अगस्त 1947 में ये पार्टीशन मेरा कर दिया जाएगा, ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में पार्टीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है इसमें टेरिटरीज की क्या क्या टेरिटरीज बनी। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध एंड चीफ कमर्शियल प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर ये सब जगहें इंक्लूडेड थी, जिसमें ईस्ट बंगाल का एरिया था, वेस्ट पंजाब का एरिया था, कुछ सिंध का एरिया था, और चीफ कमिश्नर जो जिनका जो प्रोविंस था बलूचिस्तान में, वो भी मेरे पाकिस्तान के अंदर आता था। ठीक, उसके बाद था द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नाउ पख्तूनख्वा, तो ये एक जगह है, तो ये जो जगह थी ये भी मेरी पाकिस्तान के अंदर कर दी गई थी, वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम। ठीक, उसके बाद है कि बंगाल एंड असम के अंदर क्या हुआ। द प्रोविंस ऑफ बंगाल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सीज टू एग्जिट, तो जो भी मेरा बंगाल का प्रोविंस था जो कि मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बनाया गया था, जितने भी प्रोविंसेस बंगाल के अंदर थे वो सारे प्रोविंसेस को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर। इन द ल्यू देयर ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस वर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, सिंपल भाषा में यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी बंगाल का प्रोविंसेस यहाँ पर बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, इन सब प्रोविंसेस को खत्म करके एक नया प्रोविजन लाए कि ये जो प्रोविंसेस हैं इनको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा होगा मेरा ईस्ट बंगाल का, और दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, दूसरा हिस्सा होगा मेरे वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब द फेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिलहट इन द प्रोविंस ऑफ असम वाज टू डिसाइडेड इन द रेफरेंडम, और जो असम का जो प्रोविंस था जिसको क्या था, जिसको सिलहट भी बोलते हैं, ये चीज मेरे रेफरेंडम से डिसाइड होने वाली थी। फिर आती है मेरी पंजाब की बारी, तो बंगाल और असम की बात हो गई। अब बात करते हैं पंजाब के साथ क्या हुआ। तो द प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 सीज टू एग्जिट, तो जैसे कि बंगाल में क्या था कि जो प्रोविंसेस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बने थे वो क्या थे, वो खत्म कर दिए गए थे, उनको हमने 2 पार्ट्स में अलग पार्ट में डिवाइड किया था। उसी तरह से पंजाब जो था वहां पर जो प्रोविंसेस मेरे बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो भी यहाँ पर खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, तो सेम ही है। दूसरा क्या था, 2 न्यू प्रोविंसेस वर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब, तो सिमिलरली जैसे बंगाल के केस में क्या था कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया, उसी तरह से पंजाब के केस में वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर है द बाउंड्रीज ऑफ द न्यू प्रोविंसेस वर टू बी डिटरमाइंड whether before or after the appointed date by the award of a boundary commission to be appointed by the government। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी भी मेरी न्यू प्रोविंसेस यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसको हम ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब कह रहे हैं, उसकी बाउंड्री थी। बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये मेरी उस प्रोविंस की बाउंड्री है, आप अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो आप दूसरे प्रोविंस में जाओगे, है ना। तो जैसे कि इंडिया की भी जो है एक बॉर्डर है, तो वैसे उसको हम बाउंड्री के तौर पे समझ सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो बाउंड्री होगी मेरी जो नए प्रोविंसेस हैं, वो जो बाउंड्री थी उसको डिटरमाइन करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसकी थी, वो जिम्मेदारी थी मेरी बाउंड्री कमीशन की। ठीक है, और ये जो मेरी जो बाउंड्री हम लोग डिसाइड कर रहे थे, वो लोग या तो वो उस डेट पे डिसाइड करेंगे या फिर वो उस डेट से पहले भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बाउंड्री डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी, वो जिम्मेदारी थी मेरी बाउंड्री कमीशन के ऊपर। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू डोमिनियंस अंटिल द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस देयर ऑफ वर टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टेम्पररी प्रोविजंस एज टू द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट डोमिनियन। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे न्यू डोमिनियंस जो मेरी बनी थी इंडिया और पाकिस्तान की उस टाइम पे, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चक्कर था कि वहां पर किस तरह से लॉज मेरे फॉलो किए जा रहे थे, क्योंकि अभी भी डोमिनियंस बनी है तो उस केस में नया कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं एक पर्टिकुलर डोमिनियंस के साथ। तो उस केस में क्या हुआ कि जब तक मेरा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तो जो भी मेरे प्रोविंसेस होंगे या फिर जो भी मेरे लॉज होंगे वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, वो लॉज मेरे गवर्न होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने बताया था कि हमें 2 डोमिनियंस में डिवीजन करना है। ठीक है, लेकिन इन डोमिनियंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि जब तक मेरा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक वहां के जो लॉज थे वो कौन गवर्न कर रहा था, वो मेरा गवर्न हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक, फिर है द गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियंस फॉर ईच ऑफ द न्यू डोमिनियन अ न्यू गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईदर ऑफ द 2 डोमिनियन
Same person as Governor General of both Dominion if unless and until provisions to contrary was made by a law of legislature of either of the two Dominion, the same person could be the Governor General of both. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मेरी जो दो डोमिनियन थी वहां पर एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का काम था, ठीक है। अब हो सकता है कि जो एक ही पर्सन दोनों जो डोमिनियंस है उसका गवर्नर जनरल बन जाए, ऐसा हो सकता है, और ये तब तक हो सकता है, ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं हम लोग, लेकिन वो किसी चीज में कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो सेम पर्सन जो है वो मेरा गवर्नर जनरल बन सकता है दोनों डोमिनियंस का, ठीक है। फिर आता है कि मेरी पावर्स क्या होंगी मेरे गवर्नर जनरल की, जो कि सेक्शन 9 मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। सबसे पहले है द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू ब्रिंग दिस एक्ट इन फोर्स। तो जो गवर्नर जनरल होगी उसके पास ये पावर होगी कि वो जो ये एक्ट है, कौन सा एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको ये लागू करवा सके, इसको ये लोगों को समझा सके, ठीक है। दूसरा है डिवीजन ऑफ टेरिटरीज, पावर, ड्यूटीज, राइट, एसेट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्योंकि यहाँ पर एक तरह से मान लो कि वो हेड है ना, उस पर्टिकुलर डोमिनियन का वो हेड है, तो उसी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उसी की वो पावर बोल सकते हो कि जो भी डिवीजन होगा टेरिटरीज का या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का या फिर पर्टिकुलर पर्संस को ड्यूटी असाइन करने का, उनके राइट्स उनको बताना, उनकी एसेट्स, उनकी लायबिलिटीज, तो ये जो सारा काम था, ये जो सारी पावर थी, ये किसके अंडर थी, ये मेरी गवर्नर जनरल के अंडर थी, ठीक है। फिर है टू अडॉप्ट अमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द गवर्नर जनरल मे कंसीडर इट नेसेसरी। और गवर्नर जो जनरल है उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देख सके या फिर उसको चेंज कर सके, वो उसके पास ये पावर है अगर वहां पर चेंजेस के कोई भी बोल सकते हो कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है, ठीक है। फिर है पावर टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज वॉज अंटिल 31 मार्च 1948। आफ्टर दैट इट वॉज ओपन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मॉडिफाई और अडॉप्ट द सेम एक्ट टेम्पररी प्रोविजंस एज टू बी, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल होगा उसके पास ये पावर होगी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसको वो देख सके, उसको कंसीडर कर सके और उस एक्ट को मॉडिफाई कर सके, उसको चेंज कर सके। लेकिन जो चेंज करने की उसके पास ये जो पावर होती है, ये पावर मेरी 31 मार्च 1948 तक ही दी गई। इसके बाद क्या था कि ये जो एक्ट था ये ओपन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और उसके पास ये पावर आ गई कि वो इस एक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर एक गवर्नर जनरल हैड फुल पावर्स टू गिव एसेंट टू एनी लॉ। तो गवर्नर जनरल के पास किसी भी लॉ को स्वीकृति देना या फिर उसको स्वीकार करने का भी पावर थी गवर्नर जनरल के अंदर। तो ये मेरी सारी पावर थी गवर्नर जनरल की, जिसमें सबसे पहला था कि वो उसके पास ये पावर है कि वो इस एक्ट को लोगों को समझा सके, इस एक्ट को लागू करवा सके। डिवीजन ऑफ पावर्स भी उसी के अंदर था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको चेंज करने का भी जो पावर थी वो मेरी गवर्नर जनरल के पास थी। और ये पावर कब तक थी, 31 मार्च 1948 तक। उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका काम करेगी, ठीक है। फिर आता है कि जो मेरी न्यू डोमिनियंस बनी है उसमें लेजिस्लेचर का काम कैसे होगा। देखो, द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव सेटअप वाज अलाउड टू कंटिन्यू एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एज वेल एज लेजिस्लेचर। The legislature of each dominion was given full power to make laws for that dominion, including laws having extraterritorial operation. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी existing legislature था, जो भी legislative setup मेरे partition से पहले था, उसके पास अभी भी ये पावर थी कि वो constitution बना सके और जो भी legislative function होते हैं वो कर सके, ठीक है। और जो भी legislature था जो particular dominion का, उसके पास ये पूरी पावर थी कि वो law को बना सके और लोगों पे वो law को लागू करवा सके। No act of Parliament of UK मतलब United Kingdom passed after the appointment date would be extended to the new territories of new dominions। और कोई भी एक्ट जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम ने कोई भी एक्ट जो पास किया है इस अपॉइंटेड डेट मतलब जिस डेट पे ये अपॉइंट किया गया उसके बाद इनके अगर ये कोई भी एक्ट पास करेंगे तो ये एक्ट जो है ये एक्सटेंड नहीं हो सकते हैं इस डेट के बाद, मतलब अपॉइंटेड डेट के बाद ये जो एक्ट होंगे ये खत्म हो जाएंगे। नो लॉ एंड प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द न्यू डोमिनियन शैल बी वॉइड और इनऑपरेटिव ऑन द ग्राउंड दैट इट इज रिपग्नेंट टू द लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर डोमिनियंस डिवाइड की गई थी, तो जो भी डोमिनियंस के अंदर जो लेजिस्लेचर होगा अगर उसने मान लो कि कोई भी
लॉ बनाया है या फिर कोई प्रोविजन बनाया है लॉ के अंदर, तो वो लॉ जो है वो वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब होता है नल, या फिर उसको समझना कि वो शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बेकार समझना। ठीक है, तो अगर कोई लॉ या फिर कोई प्रोविजन ऑफ लॉ मेरे लेजिस्लेचर ने बनाया है इन न्यू डोमिनियंस के लिए, तो उसको हम वॉइड नहीं बता सकते हैं। किस ग्राउंड पे? कि वो मेरे इंग्लैंड का जो लॉ था उससे विपरीत है, या फिर उससे अलग है, या फिर उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, फिर द गवर्नर जनरल ऑफ ईच डोमिनियन हैड फुल पावर टू गिव एसेंट इन हिज मैजेस्टी नेम टू एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। और जो गवर्नर जनरल था मेरे डोमिनियन का, उसके पास पूरी पावर थी एसेंट देने की। किसको? मेरे लेजिस्लेचर को। ठीक, तो ये मेरे लेजिस्लेचर थे मेरे न्यू डोमिनियंस के। फिर आता है कि अगर हमने ये जो न्यू डोमिनियंस ये जब बन गई, ये सब सेटअप हो गई, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ। सो लिखा है हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट लॉस्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू न्यू डोमिनियंस। तो जो भी मेरी मैजेस्टी गवर्नमेंट थी, या फिर समझ सकते हो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उसका कंट्रोल इन न्यू डोमिनियंस जो था उसके ऊपर से पूरा चला गया था। ठीक है, उसके बाद सुजरानिटी मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कंट्रोल। सो द सुजरानिटी ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट ओवर द इंडियन स्टेट्स लैप्स्ड। तो वही चीज है कि जो कंट्रोल था मेरे मैजेस्टी गवर्नमेंट का इंडियन के स्टेट पे, वो यहाँ पर लैप्स्ड, यहाँ पर खत्म हो गया था। फिर है all the treaties or agreements with the Indian states and the tribal area that were in the force at the passing of act lapsed। तो जितनी भी treaties थी, जितने भी agreements थे, वो भी यहाँ पर खत्म हो गए थे। The title of, तो मैं पता ही है कि the title of Emperor of India was dropped from the title of British Crown। तो जो भी British Crown थे, वहां पर उनके पास जो टाइटल था Emperor of India का, वो भी यहाँ पर खत्म हो गया था। The office of Secretary of State for India was abolished and the provision of GOI Act, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 related to the appointment to civil service or civil post under the crown by secretary of the state ceased to operate। और जो मेरा सेक्रेटरी था स्टेट का, उसका जो ऑफिस था वो भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि जब ये न्यू डोमिनेंस मेरी क्रिएट हुई, तो जो मेरा ब्रिटिश कंट्रोल था यहाँ पर वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर आता है मेरा सिविल सर्वेंट। सो द सेक्शन 10 प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 15 अगस्त 1945 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ न्यू डोमिनेंस विल फुल बेनिफिट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे जो कि कब अपॉइंट किए गए थे, वो अपॉइंट किए थे 15 अगस्त 1947 से पहले या फिर उसी दिन, तो उनका जो सर्विस का जो टाइम होगा वो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा और उनको सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उनको इससे कोई भी एज सच इफेक्ट नहीं पड़ा था जितने भी मेरे सिविल सर्वेंट्स थे। फिर आता है मेरा आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चीज कहाँ बताई गई? ये बताई गई सेक्शन 11, 12 और 13 में। डेल्थ विद द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अ पार्टीशन कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 7th of June 1947 with 2 representatives from each side and the viceroy in the chair to decide about the division thereof. As soon as the process of partition was to start, it was to be replaced by partition council with a similar structure। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पर पार्टीशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आर्म्ड फोर्सेस का भी पार्टीशन होगा। ठीक है, तो सेक्शन 11, 12, 13 इससे डील करता है। अब ये पार्टीशन के लिए क्या हुआ था कि इस पार्टीशन के लिए एक पार्टीशन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। ये फॉर्मेशन कब हुआ था? ये फॉर्मेशन हुआ था 7th of June 1947 में। ठीक है, और इस कमेटी के अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जो भी उनका डोमिनियंस था वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ईच साइड का मतलब है, ईच साइड का मतलब है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया की तरफ से और एक होगा पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, और एक वॉइस रॉय होगा, और ये जो लोग होंगे ये डिसाइड करेंगे कि ये जो डिवीजन है मेरी आर्म्ड फोर्सेस की, ये कैसे होगी। ठीक, फिर आता है मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट शेड्यूल लिस्टेड द डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ शेड्यूल्स दिए गए थे और फर्दर इसके फीचर्स को समझाने के लिए। तो पहले शेड्यूल में क्या था कि डिस्ट्रिक्ट्स कुछ लिस्ट किए गए थे, जिसके अंदर क्या था कि न्यू प्रोविंस बनेगा मेरा ईस्ट बंगाल। फिर चिटागोंग डिवीजन था जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, नोए, खाली एंड टिपरा। उसके बाद था ढाका डिवीजन, जिसमें क्या था बेसिकली, इसमें क्या था कि जितने भी मेरी जगह है उनका डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा है, और उनके डिवीजन जब हम लोगों ने कर लिया तो वहां पर कौन कौन सी जगह आ रही हैं वो इसके अंदर बताया गया है। फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बकरगंज, ढाका, फरीदपुर एंड मायनमेन सिंह। प्रेसिडेंसी डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेसौर एक्सेप्ट बेंगौन, तहसील एंड कुश्तिया एंड मेहरपुर तहसील। उसके बाद राजशाही डिवीजन जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोगरा, दिनाजपुर
एंड राजशाही, रंगपुर एंड नवाबगंज तहसील। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, मैंने डाल दिया अगर आप लोग को एक ऐसा रखना हो कि हाँ नॉलेज के लिए, बस इतना इसमें समझ लो कि फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल यहाँ पर बेसिकली क्रिएट किया गया था ताकि क्या हो सके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हो सके। ठीक है, ताकि पर्टिकुलर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर जगह के अंदर आ रहे हैं वो समझ लो, लेकिन इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से सेकंड शेड्यूल के अंदर आया कि वेस्ट पंजाब के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या था, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताया गया था कि ईस्ट बंगाल के अंदर ये सारे मेरे डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से मेरे सेकंड शेड्यूल के अंदर वेस्ट पंजाब के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे जिसमें लाहौर डिवीजन है। अब इसमें क्या था देख लो, लाहौर डिवीजन में क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरनवाला, फिर लाहौर, जिसमें पट्टी तहसील जो था वो लाहौर के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया था, फिर था शेखुपुरा, सियालकोट एंड शकरगढ़ तहसील, तो ये सब मेरी लाहौर डिवीजन के अंदर आएंगे। फिर आता है रावलपिंडी डिवीजन, तो इसमें क्या था डिविजन्स ऑफ अटोक, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी एंड शाहपुर, तो ये मेरी रावलपिंडी डिवीजन के अंदर थे। फिर है मुल्तान डिवीजन, तो मुल्तान डिवीजन के अंदर क्या था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डेरा खाजी खान, जांग, लायौलपुर एंड मोंटगोमेरी एंड मुल्तान एंड मुजफ्फरनगर। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि 2 शेड्यूल्स यहाँ पर क्रिएट किए गए थे इस एक्ट के अंदर। एक शेड्यूल था मेरा फर्स्ट शेड्यूल जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट या फिर जितने भी प्रोविंसेस मेरे ईस्ट बंगाल के अंदर थे वो सारे लिस्टेड थे, जिसमें चिटागोंग डिवीजन, ढाका डिवीजन, प्रेसिडेंसी डिवीजन एंड राजशाही डिवीजन था। चाहो तो ये डिवीजन का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल के अंदर क्या था, सेकेंड शेड्यूल के अंदर सारे प्रोविंसेस बताए गए थे जो कि वेस्ट पंजाब के अंदर थे। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर लाहौर डिवीजन था, रावलपिंडी डिवीजन था और मुल्तान डिवीजन था। ठीक, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अगर ऐसे पेपर में आ जाए कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिस्क्राइब करो, तो मैंने जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिस्ट कर देना ताकि नंबर अच्छे मिले और फीचर्स भी अच्छे से समझा देना। ठीक है, तो इस तरह से मेरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।